गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो सर। हाँ, मैं सोचा कुछ बोल क्यों नहीं रहे तू। तुम्हारे वीडियोस वगैरह मैंने उस पे डाल दिए हैं यूट्यूब पे। अगर कोई सा चैनल कोई सा वीडियो देखना हो आपको। थैंक यू सर। सर स्कूल के कि आपके? ओके सर। स्कूल के जो अपन लेक्चर लेते हैं ना, वो वीडियोस, गुड मॉर्निंग सर। रिकॉर्डिंग्स। गुड मॉर्निंग। सर हाँ, मतलब मैं सर वो पता है पहले आप रिकॉर्डिंग करते थे तो वैसा आता ही था नहीं, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस वैसा कुछ बोलता ही नहीं था, अब क्यों वो बोलता है वैसा? अपडेट हो गया ना, इसलिए। अच्छा। जूम में अपडेट आया ना, इसलिए वो बताता है। आपको पता होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आपको जाना है कि नहीं जाना अंदर, ऐसा। आ गए सभी बच्चे, दर्शिल और अनिल। सर वो आ दो रहे का आना होगे। बाकी है। हो। अब हमारा पोलिनोमियल चैप्टर हो गया ना खत्म, कि नहीं हुआ? हाँ सर, हम यस चैप्टर सर। 15 पे आए। अच्छा। 15 पे है सर, 15। अच्छा, 15 स्टार्ट किया था। और साइंस का?
साइंस का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया क्या? कुछ सर साइंस में तो सर आपने 3-4 पेज कराया, उससे ज्यादा तो कराया नहीं। चलो तो साइंस पढ़ा दूं आज। हाँ सर, साइंस पढ़ाओ जल्दी, साइंस साइंस। ठीक है। हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखी थी उस दिन, तो इस बार फिर से एक बार टाइप्स ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट करा देता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे तो तक्ष भाई चला गया था, प्रिंस भी चला गया था। ठीक है ना, दोनों 5 मिनट के बाद ही चले गए थे। चलो देखते हैं अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है? केमिकल रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, जब नया प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हम 9th में देखो, रीड करो चलो, पीयूष तुम रीड करो स्टार्टिंग से। हाँ सर, हाँ we have learned ना। हाँ, यहाँ से। We have learned in class 9 that during chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture of or appear from elsewhere. Actually, chemical reaction involve the breaking and making of bonds between atoms of produce new substance. You will study about types of bonds formed between atoms in chapter 3 and 4. देखो यहाँ पर हम चैप्टर 3 और 4 में एटम्स कैसे फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड कैसे बनते हैं, गुड मॉर्निंग सर। ये सब चीजें गुड मॉर्निंग पढ़ेंगे हम यहाँ पर। ठीक है ना। बट यहाँ पर हम 9th में पढ़ चुके हैं कि जो एलिमेंट पहले से होते हैं वो ना तो खत्म होते हैं, हमने बोला है कि ना तो एटम्स क्या होते हैं, बनते हैं नए, और ना ही खत्म होते हैं, वो अपना फॉर्मेशन चेंज करते हैं ओनली। तो जैसे कोई भी चीज ना तो हम कुछ भी बना सकते हैं, ना ही उसे खत्म कर सकते हैं, बस उसका फॉर्मेशन हम एक चीज से दूसरी चीज में कर देते हैं। तो इसी चीज को इन्होंने बताया कि एटम्स ना तो खत्म होते हैं ना ही नए एलिमेंट बनते हैं। ठीक है ना, हम उनको एक जगह से दूसरी जगह में चेंज करते हैं, मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में चेंज कर देते हैं, तो उसे ही बोलते हैं रिएक्शंस। तो सबसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि दो दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड्स रिएक्ट विगरसली, मतलब बहुत ज्यादा इसकी रिएक्शन होती है विथ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना। ठीक है ना, आप बोलते हो ना चूने को जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, और वो नया सब्सटेंस क्या बनता है हमारा, तो नया सब्सटेंस जो बनेगा वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस फॉर्म। ये एस का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म, एल का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म, ए मतलब एक्वस फॉर्म मतलब मॉइस्चर फॉर्म, और हीट, हीट तो पता ही है। तो उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइन। क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइन। ठीक है, ये याद रखना, इसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइन। और जो अपना चूना सर होता है ये उससे हो सर क्विक लाइन। क्या? सर ये आपने चीज सर पहले 2 पीरियड में हमने शायद तक से तो आपने करवा दिया था। हाँ, तो उस टाइम पे तुम ही थे ना, ये नहीं थे बाकी। ठीक है ना। तो जब भी हम क्या करेंगे, दो चीजों को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब दो को मिक्स करेंगे और एक नया प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पढ़ो यहाँ से नीचे से, इन दिस रिएक्शन से। हाँ सर, in this reaction calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which single product is formed from 2 or more reaction is known as combination reaction. देखो, टू और मोर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स मतलब जो रिएक्ट करने वाले हैं, तो ये इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड में जो बनता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट।
तो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिक्स होते हैं, कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो ये पढ़ो अब। सर ये हाँ येलो ब्लू, वाला ना। हाँ येलो वाला। हाँ। एक मिनट में इसको A थोड़ा बड़ा solution कर। of slacked lime क्या? हाँ एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके पढ़ा। A solution of slacked lime produced by reaction 1.13 is used for whitewashing walls. Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula for marble is also CaCO3. देखो अब जो हमारा स्लैग्ड लाइम बना, स्लैग्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो ये बना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हम चूने में पानी डालते हैं तो वो स्लैग्ड, क्विक लाइम से, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, क्विक लाइम मतलब चूना, चूने के अंदर हमने पानी डाल दिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है ना। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम वॉल पर पेंट कर देते हैं और 2-3 दिन के बाद व्हाइट वॉश जिसे बोलते हैं हम, उसको छोड़ देते हैं। तो वो जो व्हाइट वॉश है वो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे रिएक्ट करके एक थिन लेयर बना ली, एक व्हाइट लेयर बना लेती है जो शाइनी होती है और फ्लैश होती है, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। और यही व्हाइट मार्बल होता था पहले। व्हाइट मार्बल्स आते थे ना पहले, वो कैल्शियम कार्बोनेट के ही होते थे। तो व्हाइट मार्बल का फॉर्मूला और ये दोनों सेम होते हैं। और साथ में थोड़ा सा पानी निकलता है, मतलब हाइड्रोजन वाटर निकलता है लिक्विड फॉर्म में। तो ये रिएक्शन होती है आपकी व्हाइट वॉशिंग के बाद। चलो आगे पढ़ो अब। नेक्स्ट स्वयं तुम पढ़ो। स्वयं। तरस हो गया है। सर सो गया है। सर मैं पढ़ूं? बाहर है अभी, है ना वो। चलो प्रिंस तुम पढ़ो। सर ये लेटेस्ट डिस्कस से पढ़ना हूँ। हाँ Let us discuss some more examples of combination reaction. Burning of coal. देखो बर्निंग ऑफ CS कोल। हाँ सी मतलब चारकोल होता है सॉलिड स्टेट में, कार्बन इन सॉलिड स्टेट। एस का मतलब होता है सॉलिड स्टेट, ये स्टेट्स बताई गई है। तो सी मतलब चारकोल, कोयला, प्लस O2 गैस के साथ जब रिएक्ट होगा, ऑक्सीजन के साथ जलेगा O2 की प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है ना। H2 गैस को जब हम ऑक्सीजन गैस के साथ मिला देंगे तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा, दैट इज पानी, वाटर। नीचे से पढ़ो। In simple language, we can say that when two or more substances combine to form a single product, the reaction are called combination reaction. हाँ देखो इसमें सिंपल सी भाषा में बोला गया है कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे। पढ़ो। In activity 1.4, we also observe that a large amount of is involved. हार्ट This नहीं, makes हीट। heat. Heat is involved. इन्वॉल्व This नहीं, makes इवॉल्व। इवॉल्व, इन्वॉल्व का मतलब अलग होता है, इवॉल्व मतलब निकलना। sorry sir. This makes the reaction mixture warm. Reaction in which heat is released along the formation of product are called exothermic chemical reaction. अब देखो नई एक रिएक्शन पता चली यहाँ पर, एक्सोथर्मिक। जब भी हम दो प्रोडक्ट से एक नया प्रोडक्ट मतलब दो रिएक्टेंट से एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे और उसके साथ साथ अगर हीट निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, तो उसे हम बोलेंगे उस टाइप की जब आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ मिल रहा है और साथ साथ में हीट भी निकल रही है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हम CH4 गैस को बर्न करेंगे, ठीक है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और पानी बनेगा और साथ में हीट निकलेगी, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर सेकंड में, डू यू नो दैट द रेस्पिरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक? जब हम रेस्पायर करते हैं तो हमारी हीट निकलती है। जब आप ठंडी में देखते हो तो आप जब सांस लेते हो तो आपके मुंह से क्या निकलता है?
धुआं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है ना, वो इसी कारण से। चलो Okay, आगे sir. पढ़ो। We all know that we need energy to stay alive. We get this energy from food we eat. During the digestion, food is broken down into simpler substance. For example, rice, potatoes, and bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cell of our body and provides energy. The special name of this reaction is respiration, the process which we study in chapter 6. हाँ, चैप्टर 6 में हम रेस्पिरेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। देखो क्या करते हैं, हम जो भी फूड खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो कार्बोहाइड्रेट को हम छोटे छोटे, जब हम चबाते हैं उस फूड को, कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं, तो वो छोटे छोटे सब्सटेंस में हमारे सलाइवा से क्या हो जाता है, मिक्स होके छोटे छोटे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोक डाउन हो जाता है, तो उसे बोलते हैं ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज है, ये एक्वस फॉर्म में होता है। जब इसकी ऑक्सीजन, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं माउथ के थ्रू, उसके साथ रिएक्शन होती है, तो वो कन्वर्ट होके क्या इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में, और एनर्जी मिल जाएगी। ये तीन नई चीज बन जाएगी। जो ग्लूकोज की बॉटल हमें लगाई जाती है, ड्रिप लगाई जाती है, ठीक है ना, उसमें ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, और साथ में एनर्जी निकलती है। तो जब भी हीट निकलेगी, एनर्जी मिलेगी हमें, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। Okay, sir. The decomposition of vegetable matter into compost is also an example of an exothermic reaction. रिएक्शन, जो डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, जो हम हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, हम कंपोस्ट बिन बनाते हैं ना, तो कंपोस्ट में जब उन वेजिटेबल्स या वेस्ट मटेरियल को डालते हैं, तो वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट करते हैं, और वहां पर भी हीट निकलती है, तो उस रिएक्शन को भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। Identify the type of reaction taking place in activity 1.1, where heat is given out along with a formation of a single product. तो ये 1.1 एक्टिविटी में हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी है वो बतानी है आपको। अब देखो 1.22 डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर एक्टिविटी हाँ, एक्टिविटी में क्या किया इन्होंने, मैं समझा देता हूँ, फिर आप रीड करना। 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिया, Fe3SO4 लिया, और उसके कुछ क्रिस्टल्स लेकर ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ड्राई लिए क्रिस्टल्स और उसको बॉइल किया ट्यूब के अंदर, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। जो फेरस सल्फेट का कलर जो है उसको नोट डाउन कर लेना है कि जब आपने फेरस सल्फेट के छोटे छोटे टुकड़े उसके अंदर डाले तो उसका कलर कैसा था। जब उसको गर्म किया, हीट किया बॉइलिंग ट्यूब को फ्लेम पर, स्पिरिट लैंप पर, तो ऑब्जर्व करो कि उसका कलर कैसा चेंज हो जा रहा है। तो ये एक स्पिरिट लैंप है, ये एक बॉइलिंग ट्यूब है, इसके अंदर हमने डाल दिए फेरस सल्फेट के छोटे छोटे टुकड़े और फिर इसे गर्म किया। तो देखो क्या रिएक्शन हो रही है, पढ़ो। हैव यू नोटिस्ड that the green color of ferrous sulfate crystal has changed? You have also smelled the कैरेक्टरिस्टिक्स तरीके लिखा है ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट, ठीक है ना, फेरस सल्फेट को जब आप हीट गर्म करोगे तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी निकलेगी। तो ये दोनों स्मेली होती है और टॉक्सिक गैसेज होती है, ठीक है ना। तो ये इनका ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल, ठीक है ना, बर्निंग सल्फर, सल्फर को जलने की स्मेल आएगी, ऑर्डर मतलब स्मेल आएगी। तो ये क्या होगा, फेरस ऑक्साइड से फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ पर उसका कलर जो था ग्रीन कलर से कुछ और कलर में चेंज हो जा रहा है, तो यहाँ पर ब्लूइश, थोड़ी ब्लूइश फ्लेम निकलेगी शायद। देखो क्या, पढ़ो आगे। In this reaction, you can observe that a single reactant break down to give a simpler product. This is a decomposition reaction. अब देखो यहाँ पर हमने एक नई रिएक्शन पढ़ी, हमने 2 रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हमने पढ़ी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर सेकंड एक्सोथर्मिक, तीसरी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन, मतलब बड़े प्रोडक्ट को छोटे छोटे प्रोडक्ट में टूटना। एक सिंगल को 2-3 में, एक सिंगल रिएक्टेंट है और उसी से
2-3 प्रोडक्ट बन रहे हैं अपने नए, तो उसे बोलेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो रीड करो। Ferrous sulfate crystal loss water when heated and the other color of the crystal changes. It then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide, and sulfur trioxide. Ferric oxide is a क्या है यार सॉलिड। solid while SO2 and SO3 are gases. तो यहाँ पर जो फेरिक ऑक्साइड मिलेगा आपको वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और ये जो SO2 और SO3 मिल रहे हैं मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड, ये आपको गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। चलो आगे पढ़ो। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called lime and quicklime. It has many uses. हाँ देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, तो ये लाइमस्टोन बोलते हैं इसे हम। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। लाइम पत्थर मतलब पत्थर बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं। तो जब टूट के तो चूने में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। वो लाइमस्टोन को अब जब हीट प्रोवाइड करोगे तो चूने में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में अगर चूना बनाने के लिए ये किया जाता है, ठीक है ना। और उसमें से जब CO2 गैस भी बहुत निकलती है। पढ़ो आगे। It has many uses. One is in the manufacture of a cement. When decomposition reaction is carried out by heating is called thermal decomposition. देखो जब हीट के कारण डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब हीट सप्लाई करनी पड़ रही है उसको तोड़ने के लिए, तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मल, और ये सीमेंट बनाने के लिए यूज होती है। चलो अब एक और एक्टिविटी पढ़ेंगे हम। ये एक्टिविटी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रिएक्शंस यहाँ पर याद रखनी ही पड़ेगी आपको, और सबके नाम भी, कि जैसे लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन बोलते हैं। क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इनके सबके नाम लिख के रखना है, लास्ट में जब पेज लिखोगे ना तो सबके आपको बेसिक नेम और ये सब लिख के रखने, ताकि आपको पता चले। चलो तक्ष तुम पढ़ो। तक्ष तक्ष हेलो पटेल। हेलो हाँ ये हेलो, यहाँ हाँ से सर। अनदर एग्जाम्पल से पढ़ो। पता है सर, another example of a thermal decomposition reaction is given in activity 1.6. रीड करो। Activity 1.6, take about 2 gram lead nitrate powder in a boiling tube. Check and hold the boiling tube with a pair of a tongue and heat it over a flame as shown in figure 1.5. Third, what do you observe? Note down the change in any. देखो यहाँ पर क्या Change, लेना है, एक if बॉइलिंग any. ट्यूब लेनी है। बॉइलिंग ट्यूब के अंदर 2 ग्राम लीड नाइट्रेट लेना है अपने को, ठीक है ना। लीड नाइट्रेट लेकर उसका कलर ऑब्जर्व कर लेना है कि पहले कैसा कलर था, फिर बाद में हम उसको जब गर्म करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे उसको स्पिरिट लैम्प पर, स्पिरिट बर्नर पर, ठीक है ना, उस पर। तो आगे पढ़ो। तक तक्ष अबे हाँ हाँ सर। माइक अरे सर म्यूट उसने क्यों मुझे करते मिस हो? कॉल यू किया। विल। वो फोन पे फोन क्यों चला रहे हो तुम? हाँ सर, वो लाइट गई हुई है ना, इसलिए हनील को फोन किया था सर। हाँ ठीक है चलो। ठीक है। You will observe the emission of इमिशन emission इमिशन emission 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 of a brown fumes. These fumes are of a nitrogen dioxide, NO2. The reaction take place is देखो जब आप इसको नीचे। जलाओगे तो क्या होगा, एक ब्राउन फ्यूम्स मतलब धुआं, ठीक है ना, ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है। जब भी ब्राउन फ्यूम्स निकले, ब्राउन कलर का धुआं निकले, तो उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड वहां पर है। देखो
यहाँ पर ये रिएक्शन है, इसको बोलते हैं लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में था, उसको गर्म किया तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। जब भी गर्म करके छोटे छोटे पार्ट्स में हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन, तो आपको बनेगा लीड ऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में होगा, साथ में नाइट्रोजन गैस निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, और ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब बर्न करेगी तो वहां पर ब्राउन फ्यूम्स निकलेगी, ब्राउन कलर की फ्यूम्स। चलो आगे पढ़ते हैं। अभी एक्टिविटी 1 से इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे हम यहाँ पर। चलो आगे पढ़ो। ओके सर, ये तो शायद हमने अगले साल किया था, हाँ हाँ किया था, चलो पढ़ो। है ना? हाँ हाँ, activity 1.7 and 1.8. Activity 1.7. First, take a plastic mug, drill 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes. Insert carbon electrodes in these rubber stoppers as shown in figure 1.6. Second, connect these electrons to a 6-volt battery. Third, fill the mug with water such that the electrons are emitted. Add a few drops of a dilute sulfuric acid to the water. Fourth, Okay. take 2 test tubes filled with water and invert them over the 2 carbon electrodes. Fifth, switch on the current and leaves the apparatus under. एपरेटस मतलब जो हम यूज कर रहे हैं। Okay, for a some time. Sixth, you will observe the formation of bubbles at both the electrons. This rubber displays water in the test tube. अब देखो Seventh. देखो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए, ठीक है ना, ये ग्रेफाइट के बने होते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, उनमें आप सेल के इलेक्ट्रोड्स अंदर होते लगाओ। हैं ना सर? हाँ सेल मतलब वो पावर्स होते हैं उसके अंदर होता हाँ है ना सेल के ये? अंदर होते हैं, हाँ, वही, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रोड में हम सप्लाई करेंगे तो एक एनोड बन जाएगा, एक कैथोड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रबर से हमने स्टॉपर लगा दिए ताकि उसमें वो ना हो। फिर ग्रेफाइट रॉड होती है ये, तो जब हम इसको पानी में सप्लाई करेंगे, इसकी 6 वोल्ट की बैटरी की सप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर ये कार्बन इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मतलब ग्रेफाइट के बने हुए, तो यहाँ से बबल्स लिखना स्टार्ट होंगे। तो एनोड पर क्या होंगे, टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन आ जाएगी और कैथोड पर क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ये बबल्स जो निकल रहे हैं वो क्या हो रही है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है, तो एक साइड बनेगी ऑक्सीजन गैस और एक साइड बनेगी हाइड्रोजन गैस, तो उसके कारण ये बबल्स निकल रहे हैं। आगे पढ़ो। आगे पढ़ो। अरे सर माइक ऑफ था, बोल रहा था। 8. Is the volume of the gas connected the same in both the test tube? 9th, once the test tube are filled with the respective gases, remove them carefully. 10th, uh, test these gases one by one by brightening a Bringing. bringing a burning candle close to the mouth of the test tube. हाँ तो क्वेश्चन, जब आप इनमें से टेस्ट ट्यूब में आप जब दोनों में, एक में ऑक्सीजन गैस फिल हो जाएगी, एक में हाइड्रोजन, तो इनको अच्छे से निकाल लेंगे और फिर टेस्ट करेंगे बर्निंग कैंडल ले जाकर इनके पास में, कि जिसमें फिर अलग अलग कलर का अलग अलग कलर मिलेंगे। जब ऑक्सीजन को जलाएंगे तो अलग कलर आएगा और जब हाइड्रोजन को जलाएंगे तो अलग कलर आएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसमें हाइड्रोजन गैस है और इसमें ऑक्सीजन गैस। ठीक है, चलो अब एक्टिविटी 1.8। Activity 1.8. Take about 2 gram silver chloride in a china dish. Second, what is its color? कलर
Third, place this china dish in a sunlight for some time. Fourth, observe the color of the silver chloride after some time. देखो यहाँ पर चाइना डिश के अंदर जब हम सनलाइट में सर चाइना आपको डिश यानी रकाबी भी चलती है। हाँ वही वही, ठीक है ना, तो वो उसी को बोलते हैं। तो हम उसमें जब सिल्वर क्लोराइड डालेंगे तो सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड गैस क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, तो यहाँ पर उसका कलर ग्रे हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ग्रे कलर हो जाएगा। फिर यहीं ग्रेट। पर सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी यही रिएक्शन होगी। सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम सनलाइट में रखेंगे तो उसका भी कलर चेंज हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड ही यूज करते थे। तो इस टाइप को हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एनर्जी का यूज किया जाता है तोड़ने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो जहां पर एनर्जी लगती है उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, मतलब उसे हमें एनर्जी सप्लाई करने पड़ती है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। एंडो मतलब लेना, हीट लेना, और एक्सो मतलब हीट निकालना, प्रोड्यूस करना। तो कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, टेक 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, एक बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है आपको, और 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड मिक्स कर देना है इन दोनों को ग्लास रोड के अंदर, और फिर इनको टच योर बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद द पाम। तो जब आप टेस्ट ट्यूब के नीचे हाथ टच करोगे तो टेस्ट ट्यूब पूरी गर्म हो जाएगी, मतलब वहां पर हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर हमें लिखा है कि एक सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज टू व्हाइट वॉशिंग। वो व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है। क्या यूज होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। नेम द सब्सटेंस ऑफ एक्स, राइट द फॉर्मूला, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम इज अबव द वाटर। अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो क्या होगा? ये सब चीजें आपको बतानी है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक नई टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होना। तो टेक 3 आयरन नेल्स, हमने आयरन नेल्स लिए, एंड क्लीन देम बाय रबिंग ऑफ सैंड पेपर, उनको क्लीन कर लिया। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज ए, 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए अलग अलग, उसमें एक में 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा, ठीक है। द 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड, एंड उनको इमर्स कर दिया उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 20 मिनट के लिए, ठीक है ना। उसको बांध के उनको कॉपर सल्फेट के आयन में डाल दिया। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, अब उसकी कंपेरेटिव देखो, वो थोड़ा सा फेड अप हो गया होगा, उतना ब्लू कलर नहीं रहेगा। और ऑल्सो कलर ऑफ नेल्स, नेल्स का कलर देखो, अब नेल्स का कलर कैसा हो गया? तो जो आयरन नेल्स पहले ऐसा था उसका कलर अब ऐसा हो गया, उस पर कॉपर सल्फेट आकर, मतलब कॉपर आकर डिपॉजिट हो गया, कॉपर सरफेस में से कॉपर आकर डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बी में हम रिएक्शन करेंगे तो वहां पर रिएक्शन अलग होगी। तो यहाँ पर दिया है कि टेस्ट ट्यूब ए में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था और टेस्ट ट्यूब बी में रिएक्शन मिक्सचर लिया था हमने, ठीक है। तो क्या हुआ? तो जब एफी आयन नेल को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या बन जाएगा? उस पर जमा हो जाएगा और वो बना लेगा फेरस सल्फेट, और कॉपर कॉपर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दिस रिएक्शन आयन इज डिस्प्लेस, आयन डिस्प्लेस हो गया और रिमूव हो गया अनदर एलिमेंट के साथ। तो देखो यहाँ पर कॉपर अलग हो गया और वो आयन के साथ सल्फेट जुड़ गया। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयन क्या हो जाएगा? देखो, iron has displaced or removed another element, copper, from copper sulfate solution. This reaction is known as a displacement reaction. अब देखो Zn को अगर हम डालेंगे, जिंक को डालेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। लेड को डालेंगे कॉपर क्लोराइड में तो लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक को हटा के अपन खुद जाके वहां पर जुड़ जाएंगे, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। उसको हटा दिया और खुद जाकर रिएक्ट हो गया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 ml सोडियम सल्फेट लिया तो टेस्ट ट्यूब के अंदर, और दूसरे में हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया बेरियम क्लोराइड, दोनों को मिक्स किया। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब हम मिक्स करेंगे तो सल्फेट इसके साथ बेरियम के साथ चला जाएगा, क्लोराइड सोडियम के साथ चला जाएगा। तो नए प्रोडक्ट, मतलब दोनों ने रिप्लेस कर दिया अपने को। ये Na यहाँ पर Cl के पास चला जाएगा, ये बेरियम COSO4 के पास। तो ये नया प्रोडक्ट बनेगा बेरियम सल्फेट, पहले था सोडियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट हो गया,
और ये हो गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। तो यू ऑब्जर्व दैट द व्हाइट सब्सटेंस, आपको व्हाइट सब्सटेंस दिखाई देगा नीचे, वो क्या है? सॉल्ट है। तो दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नॉन प्रेसिपिटेट। और जो नीचे जो सॉल्ट बना उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे उसे? प्रेसिपिटेट। और उसे प्रेसिपिटेट। जब भी इस टाइप के नीचे सब्सटेंस बन जाए तो उस रिएक्शन को बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब दो चीजों को मिलाया और नीचे हमें कुछ जमा हुआ दिखाई दे, कुछ ग्रेन्यूल्स फॉर्म में या कुछ इस टाइप से, तो उन्हें हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट और इस रिएक्शन को बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बेरियम सल्फाइड दो चीजों में टूट जा रहा है, ये आयंस के फॉर्म में टूट जा रहा है, बेरियम आयन और सल्फेट आयन। तो दिस प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इज द सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई यहाँ पर। कौन सी रिएक्शन हुई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सारी रिएक्शन के नाम पता होना चाहिए और उनकी रिएक्शंस भी पता होनी चाहिए, मतलब केमिकल रिएक्शंस भी पता होनी चाहिए। अब देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ओके सर। ठीक है ना? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हम देख लेते हैं क्या होता है। बड़ा है क्या टॉपिक? छोटा सा ही, चलो पढ़ लेते हैं। ठीक है ना? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या किया हमने? एक चाइना डिश के अंदर कॉपर पाउडर रखा। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जो सरफेस होता है कॉपर पाउडर का वो कोटेड होता है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से। वाई हैज थिक ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म? तो दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड। जब हम चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर पाउडर को गर्म करेंगे तो वो कॉपर ऑक्साइड्स का काला काला लेयर आ जाएगा, उसके ऊपर कॉपर के ऊपर एक ब्लैक लेयर आ जाएगी जिसे हम बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड। तो देखो कॉपर को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, गर्म करेंगे, जलाएंगे उसको, तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को हम कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। तो जब उस कॉपर ऑक्साइड को हम हीट अप करेंगे और हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे उसके अंदर, तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, फिर से कॉपर मिल जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन, दो रिएक्शन हुई, एक में कॉपर ऑक्साइड बनाया फिर से कॉपर बना लिया। इफ द सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, अगर हम सब्सटेंस गेन में ऑक्सीजन मिलती है तो हम बोलेंगे कि ऑक्साइड्स मिला है। ये क्या मिला? ऑक्सीजन मिली है, तो इसे बोलेंगे ऑक्साइड। इसको बोलेंगे ये ऑक्साइड है, कॉपर का ऑक्साइड। मतलब यहाँ से ऑक्सीजन रिएक्शन, इफ अ सब्सटेंस लूज द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन तो इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पर से लूज हो गया, ऑक्सीजन पहले था, ऑक्सीजन चला गया, कॉपर मिल गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लूज हो गया। तो ये जो पहले हुआ था, तो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ? ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। रिडक्शन किसका हुआ? देखो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई, इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गई तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया और यहाँ पर कॉपर से कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। तो सेम ही चीज में जब कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाए तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और जब वहां से ऑक्सीजन निकल जाए और वो अलग हो जाए ऑक्सीजन के साथ तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। समझ में आया? जैसे यहाँ पर Zn के साथ यस ऑक्सीजन है सर। तो Zn ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, तो इसका इसका हो गया ऑक्सीडेशन और इसका हो गया रिडक्शन। इसका हो गया, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गई तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन भी हो गया इसका कार्बन का, और Zn से ऑक्सीजन दूर चला गया तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। जैसे MnO2 में मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन है तो यहाँ पर मैग्नीशियम से ऑक्सीजन चली गई तो ये हो गया रिडक्शन, और हाइड्रोजन के साथ क्या आ गई? ऑक्सीजन आ गई, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। समझ में आया? यस सर। तो ओके बाय ऑक्सीजन सर। का कंबाइन होना ऑक्सीडेशन कहते हैं और ऑक्सीजन का निकलना। सिर्फ 3-4 लोग ही बचे, स्वयं चला गया और प्रिंस भी, सर स्वयं कहाँ पे आया ही है? आया ही नहीं है क्या सर? और प्रिंस स्टार्टिंग का कहाँ पे आया है? प्रिंस तो सर अभी 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 5-10 मिनट पहले गया है, सर 5-2 मिनट पहले। 5 भी नहीं सर, 1-2 मिनट पहले ही। हाँ चलो, तो यहाँ तक पढ़ लिया है। कल हम आगे पढ़ेंगे, ओके। मतलब नेक्स्ट टाइम तो ये सर, चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। हाँ सर आप 30 घंटे में लाइव स्ट्रीम चालू करने वाले हो ना? हाँ हाँ, यूट्यूब से नोटिफिकेशन आया था सर। ओके चलो बाय। मुझे भी आया था।